वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर 17 पर आ जाइए। ठीक है, वो प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम पॉलिटी के प्रश्नों पर ही, जो अपनी पॉलिटी स्पेशल वाली सीरीज़ चल रही है उसी को कंटिन्यू करते हैं। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 17 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है कितनी? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो 65 वर्ष तक, और हाई कोर्ट के 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर बने रहते हैं। तो बी है इसका आंसर। संविधान ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है निर्धारित तो किया नहीं है, हालांकि इस संबंध में निम्नलिखित 4 प्रावधान हैं। कौन कौन से हैं वो? एक तो है कि 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। उनकी उम्र से संबंधित किसी भी प्रश्न का निर्णय जो है वो राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद किया जाता है, और राष्ट्रपति का निर्णय जो है वो अंतिम होता है, और वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, पद से त्याग दे सकते हैं। वह कौन? किसी भी स्टेट का उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा उन्हें पद से हटाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने अथवा किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित होने पर वह अपना त्यागपत्र दे देता है। ये 4 बातें हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सुचेता कृपलानी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 4 है यहाँ पर, 4 में से 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। सुचेता कृपलानी कांग्रेस पार्टी की सदस्य बनी और सचिव के पद पर कार्यरत रही। 1946 में कृपलानी संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के लिए चुनी गई। सुचेता कृपलानी को किसी भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त है, और सुचेता कृपलानी ने संविधान सभा के समक्ष पहला भारतीय ध्वज प्रस्तुत किया था। सुचेता कृपलानी को किसी भारतीय राज्य यानी उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त है, न कि राज्यपाल। राज्यपाल थी पहली महिला सरोजनी नायडू। तो 1, 3 और 4 सही है, सी गलत है। यहाँ पर अपने को गलत ही ढूंढना है, सी है आंसर। देखिए, सुचेता कृपलानी एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, कांग्रेस पार्टी की सदस्य बनी और सचिव के पद पर कार्यरत रही। 1940 के दशक में सुचेता कृपलानी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया उन्होंने, और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी भागीदारी भी शामिल थी। 1946 में कृपलानी संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के लिए चुनी गई, और वह ध्वज प्रस्तुत समिति की सदस्य थी, जिसने संविधान सभा के समक्ष पहला भारतीय ध्वज प्रस्तुत किया। तो चौथा वाला भी सही हो गया। और कृपलानी स्वतंत्र भारत की पहली कुछ महिला सांसदों में से एक थीं। और क्या क्या? जो सी वाला ऑप्शन था। उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीतिक यात्रा सफल रही, साथ ही उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। ठीक है, जिससे उन्हें 1963 से 1967 तक किसी भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश की सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को सेवा मामलों से संबंधित विवादों का निर्णय सिविल मामलों एवं उच्च न्यायालय से हटाकर प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के समक्ष रखने में सक्षम बनाता है? तो वही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वाला अनुच्छेद है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया। अनुच्छेद 323 का ए है, 323 का ए। अनुच्छेद 323 का ए संसद को सेवा मामलों से संबंधित विवादों का निर्णय सिविल न्यायालयों एवं उच्च न्यायालयों से हटाकर प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के समक्ष रखने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 323 ए के अनुसरण में संसद यानी हमारी पार्लियामेंट द्वारा असंतुष्ट लोक सेवकों को त्वरित और सस्ता न्याय प्रदान करने के लिए 1985 में, कब? 1985 में प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम पारित किया गया, यानी बाद में पारित किया गया, तो क्लॉज बन गया। ठीक है, 323 में रखा गया एक्स्ट्रा में।
ए बनाकर या 323 का बनाकर। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट PDF सीरीज से जुड़ सकते हैं नंबर इस पर व्हाट्सएप कॉल करके। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्वोच्च न्यायालय का आपको जज बनना है तो कम से कम कितने वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकील होना चाहिए। देखिए कोई व्यक्ति है ए नाम का, इसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, ठीक है। तो इसके लिए 3 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, पहला भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा 5 वर्ष तक हाई कोर्ट में जज रहा हो, ठीक है, और तीसरा है 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में वकील रहा हो, अधिवक्ता रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में एक संपूर्ण विधिवेत्ता हो, ठीक है। तो 10 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। वकील बोल रहा है, अगर जज बोलता तो 5 वर्ष हो जाता, 5 वर्ष ऑप्शन में नहीं है। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए एक तो, 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय का वकील रहा हो, ठीक है, किसी उच्च न्यायालय में वकील रहा हो, या राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो। 5वां प्रश्न नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से है, CAG से है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख होता है। वह केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्त प्रणाली को नियंत्रित करता है। वह प्राक्कलन समिति के मार्गदर्शक मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है क्या। कल भी 2-3 प्रश्न थे CAG से, इंपॉर्टेंट है। CAG AG सब पे प्रश्न बनते हैं। पहला वाला सही है, दूसरा वाला भी सही है। ये लोक लेखा समिति के मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में काम करता है, ना कि प्राक्कलन समिति में, ठीक है। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है। तो सत्य हो गए केवल 1 और 2। बात प्राक्कलन समिति की होती है तो इंपॉर्टेंट समिति है, कई बार एग्जाम्स में बने प्रश्न इस पे। इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा के होते हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसके विपरीत होती है लोक लेखा समिति, उसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा के, 7 होते हैं राज्यसभा के। तो तीसरा वाला सही नहीं होगा, जहाँ जहाँ 3 है वो गलत होगा। चूंकि दूसरा वाला भी सही है तो बी होगा इसका आंसर। देखिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG इंग्लिश में बोलते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है और सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्त प्रणाली को नियंत्रित करता है। लोक लेखा समिति के कर्तव्यों के पालन में CAG द्वारा सहायता प्राप्त की जाती है, प्रदान की जाती है। वास्तव में CAG जो है वो लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है। तो तीसरा वाला जो है इनकरेक्ट है। नंबर 6 पर आ जाइए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रदान करता है। यह है अनुच्छेद 61। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। इसके मुताबिक अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनके खिलाफ अभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के मुताबिक राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कैसे होगी। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी सदन में, ऐसा नहीं है केवल लोकसभा राज्यसभा में। आरोप लगाने के बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है। अगर लोकसभा में आरोप लगाए तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में आरोप लगाए तो लोकसभा में जाएगा। और क्या क्या, दूसरे सदन में आरोपों की जांच की जाती है। अगर दूसरे सदन में भी आरोप साबित हो जाते हैं तो राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है, लेकिन आज तक हुआ नहीं ऐसा कभी। या तो पहले ही त्यागपत्र दे दिया होगा उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में प्रदान किया गया मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भारतीय संविधान में, मूल संविधान में तो थे नहीं। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे, राज्य के नीति निश्चित सिद्धांत थे। मौलिक कर्तव्य को तो बाद में जोड़ा गया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर अनुच्छेद 51 के काम में गए ये, ठीक है। और जब जोड़े गए तो 10 थे, लेकिन एक और बाद में जोड़ा गया सन 2002 में, वो के वाला, यानी वो 11वें नंबर का, ठीक है। 10 पहले ही थे,
कौन सा इसमें नहीं है? करों का भुगतान नहीं है। जांच और सुधार की भावना विकसित करना ये है। हिंसा का त्याग करना है। ठीक है। ऐसा करने के बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा प्रदान करना, राष्ट्र सेवा प्रदान करना ये भी है। तो 11 हैं वर्तमान में, और 11 में करों का भुगतान करना, परिवार नियोजन, ये सब नहीं है, या वोट डालना आदि। देखिए, मौलिक कर्तव्यों की सूची में वोट डालना, करों का भुगतान करना, परिवार नियोजन आदि जैसे अन्य महत्वपूर्ण कर्तव्य शामिल नहीं है, जबकि होना चाहिए था इनको। वास्तव में करों का भुगतान मतलब इसकी तो अनुशंसा की गई थी स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, लेकिन शामिल नहीं किया गया इसको। अब आ जाइए मौलिक कर्तव्यों की सूची। ये 11 हैं, जल्दी से इनको पढ़ लेते हैं एक बार। ये भी पूछ लेता है एग्जाम्स में कि इनमें से मौलिक कर्तव्यों को की पहचान कीजिए, या राज्य के नीति निषेध तत्व कौन सा है इसमें। एक उसमें राज्य का नीति निषेध सिद्धांत डाल देगा, बाकी 3 मौलिक कर्तव्य डाल देगा, तो वो वही नहीं होगा। ठीक है। संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को सजोना और उनका पालन करना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। बहुत पूछते हैं एग्जाम्स में, सिविल सेवा में भी पूछा गया। पूछा कैसे गया, ये रखा था, मतलब एक विकल्प ये डालकर और 3 निर्देशक तत्व डालकर कौन सा मूल कर्तव्य है इसमें बताइए। देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करना। धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय अनुभागीय विधिदाताओं से परे भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव तथा समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, और महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना, ये सब मूल कर्तव्य है। अनुभागीय विविधताओं, देश की समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा सुरक्षा करना, और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, जिज्ञासा और सुधार की भावना का विकास करना। और क्या क्या, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दृष्टि में प्रयास करना, ताकि राष्ट्र लगातार प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर पर बढ़ सके। तो 10 हो गए यहाँ तक। ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर आ गए थे। उसके बाद ये जो 11वें नंबर का है के वाला, ये बाद में आया। बाद में कब? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी पूछते हैं। क्या है ये? 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ठीक है, सीधा सिंपल याद रखिएगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने हैं। ये एक मौलिक कर्तव्य है, जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है, यानी वाइस प्रेसिडेंट को पद से हटाना है, कौन सा सही है? राज्यसभा अकेले ही उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल कर सकती है। लोकसभा को विशेष बहुमत से राज्यसभा द्वारा पारित उसके निष्कासन के लिए के प्रस्ताव को मंजूरी देनी होगी। ठीक है, उनके निष्कासन के लिए। देखिए, राज्यसभा बिल्कुल उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल कर सकती है। जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति ही तो होता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, वो उनमें से चुने जाते हैं। मेन पावर जो है वो राज्यसभा के पास ही है। लोकसभा को विशेष बहुमत नहीं, साधारण बहुमत से जो है प्रस्ताव को पारित कर दे। गलत है दूसरा वाला, केवल एक ही यहाँ पर सही है। देखिए, राज्यसभा अकेले ही उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल कर सकती है। उन्हें राज्यसभा द्वारा प्रभावी बहुमत, जो एक प्रकार का विशेष बहुमत है, द्वारा पारित एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जाता है।
और लोकसभा जो है वो साधारण बहुमत से सहमति व्यक्त करेगी, ऐसा नहीं है कि वो भी विशेष बहुमत। चलिए आज ये अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी में सदस्य होते हैं केवल लोकसभा के तो प्राक्कलन समिति में होते हैं केवल राज्यसभा के, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के, लोकसभा राज्यसभा राज्यों की विधानसभाओं के नहीं। 22 होते हैं इसमें मेंबर। लोक लेखा समिति यानी पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी भारतीय संसद की एक समिति है। यह सरकार के खर्चों की जांच करती है और सरकारी संस्थानों को जवाबदेह ठहराती है। इसे सरकारी खर्चों का प्रहरी भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति के बारे में कुछ खास बातें। यह भारतीय संसद की सबसे पुरानी और अहम समितियों में से एक है। इसका गठन वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट है, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। लोक लेखा समिति जो है सरकार के वार्षिक वित्त लेखों की जांच करती है और यह समिति सरकार के कर प्रशासन के कई क्षेत्रों की जांच करती है। यह समिति सरकार के खर्चों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है। और इम्पोर्टेंट है, समिति का कार्यकाल कितना? 1 वर्ष का होता है, लोक लेखा समिति का भी और प्राक्कलन समिति का भी। इसके अतिरिक्त एक और होती है सार्वजनिक उपक्रम समिति, उसका भी 1 वर्ष का होता है। सार्वजनिक उपक्रम समिति में भी 15 + 7 यानी 22, लोक लेखा समिति में भी 15 + 7 यानी 22 और प्राक्कलन में 30। कहाँ पहुँच गया ये? चलिए 10वां प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति और उनके चुनाव के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करेंगे। सूची 1 में है भारत के राष्ट्रपति और उनके चुनाव के वर्ष। कब कब थे वो? बीबी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकटरमण, के.आर. नारायण। बीबी गिरी थे 1969 में, ज्ञानी जैल सिंह 1982, आर वेंकटरमण 1997, के.आर. नारायण 1987। तो ए का हो गया बी का 1, सी का 3, डी का 4। यही हुआ। बीबी गिरी 1969, ज्ञानी जैल सिंह 1982, आर वेंकटरमण 1987 और के.आर. नारायण 1997। ठीक है, यानी पहले का पहला, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। सी है इसका आंसर। 2, 1, 3, 4। के.आर. नारायण 1997, आर वेंकटरमण 1987, ज्ञानी जैल सिंह 1982 और बीबी गिरी 1969। ये तो मैच करने के लिए पूछा, कभी कभी कालानुक्रम में बढ़ते हुए क्रम में भी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले बीबी गिरी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद आर वेंकटरमण, सबसे लास्ट में नवीनतम के.आर. नारायण 1997। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करेंगे। अब क्या मैच करना है अपने को? अनुसूची 1, अनुसूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 5। शपथ और प्रतिज्ञान किसमें? राज्यसभा में सीटों का आवंटन किसमें? अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण किसमें? भत्ते, विशेषाधिकार, परिलब्धियां किसमें? भत्ते, विशेषाधिकार और परिलब्धियां अनुसूची 2 में है। शपथ और प्रतिज्ञान अनुसूची 3 में। राज्यसभा में विभिन्न राज्यों के लिए सीटों को आवंटित किया गया है अनुसूची 4 में। और 5 में है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण। तो ये पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा सभी सम्मिलित हैं। तो 1, 2, 3, 4 वाला अपने को देखना पड़ेगा, वही आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 किधर गया? डी में है। 1, 2, 3, 4। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। देखिए, भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची है वो भारत के राष्ट्रपति, भारतीय राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते, विशेषाधिकारों, परिलब्धियों से संबंधित
प्रावधानों से संबंधित है। अब एक तो ये इम्पोर्टेंट है, दूसरी अनुसूची में है क्या, तो दूसरी अनुसूची में है भत्ते और परिलब्धियां। और थोड़ा डीप जाके पूछेगा किस किस के हैं, तो राष्ट्रपति के हैं, राज्यपाल के हैं, लोकसभा के अध्यक्ष के, उपाध्यक्ष के। ठीक है, इसके अलावा यहाँ कुछ भी रख सकता है, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज रख सकता है, तो वो नहीं है। और तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में है शपथ, भारत के संघीय मंत्रियों की शपथ, संसद चुनाव के उम्मीदवारों की शपथ, संसद सदस्य यानी सांसद के शपथ और प्रतिज्ञान। ठीक है, शपथ और प्रतिज्ञान इन लोगों के। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। चौथी अनुसूची, सदस्यों की संख्या अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। दूसरे शब्दों में संविधान की चौथी अनुसूची विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान करती है। पांचवी अनुसूची में क्या है, पांचवी अनुसूची संविधान की अनुसूचित क्षेत्रों के साथ साथ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है, तो सभी राज्यों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। किन राज्यों को छोड़कर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन चार को छोड़कर। पांचवी अनुसूची में इन चार के बारे में प्रावधान नहीं है, क्योंकि इनका छठी अनुसूची में अलग से प्रावधान है, कुछ विशेष खास प्रावधान है। 12 प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव करेंगे। सूची 1 में अनुच्छेद, सूची 2 में संबंधित राज्य। 371 में कौन सा राज्य है, 371 के ए में कौन सा, 371 के बी में कौन सा, 371 के सी में कौन सा, 371 के डी में कौन सा। देखिए 371 में तो जो है गुजरात और महाराष्ट्र के लिए कुछ प्रावधान है खास। 370 हटा ही दिया गया है, जम्मू कश्मीर राज्य के लिए विशेष प्रावधान था, 2019 में हटा दिया। केंद्र शासित प्रदेश अलग अलग कर दिए दो, एक लद्दाख बना दिया, एक जम्मू बना दिया, जम्मू और कश्मीर। तो 371 के ए में जो है नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान है, कुछ खास प्रावधान है। 371 के बी में असम के लिए है, 371 के सी में मणिपुर के लिए है, 371 के डी में आंध्र प्रदेश के लिए है। तो 4321 वाला बन रहा है, 4321 सी है इसका आंसर। आर्टिकल 371 का ए नागालैंड के लिए प्रावधान है, 371 के बी में असम के लिए प्रावधान है, और 371 के सी में मणिपुर के लिए और डी में आंध्र प्रदेश के लिए। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों की रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद की पहचान कीजिए। 5 प्रकार के रिट हैं। भारत में केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट निकाल सकते हैं। 5 प्रकार की, बी है इसका आंसर। भारत में सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत विशेषाधिकार संबंधी रिट जारी कर सकते हैं। ये रिट 5 प्रकार की, हिंदी अंग्रेजी दोनों में याद रखिएगा। वंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैवियस कॉर्पस, इसको देवनागरी में लिखकर पूछ लेगा, हैवियस कॉर्पस। परमादेश यानी मैंडेमस, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण सरसरी, और अधिकार प्रक्षा क्वो वारंटो। शरीर प्रस्तुत करने वाली रिट ये है, वंदी प्रत्यक्षीकरण। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट पीडीएफ से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में अंतर से संबंधित यहाँ पर एक प्रश्न है। देखिए, उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता का प्रभाव संपूर्ण भारत में है, जबकि उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का विस्तार संबंधित राज्य की सीमा तक है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पूरे भारत का हो गया, अलग अलग स्टेट के अलग अलग हाई कोर्ट हैं ही, तो पहला वाला सही हो गया। उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य विषयों के संदर्भ में रिट जारी कर सकता है। यहाँ उल्टा है। देखिए, जो स्टेट के हाई कोर्ट होते हैं ना, वो मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में तो रिट जारी कर सकते हैं, साथ ही अन्य रिट भी वो जारी कर सकते हैं, मतलब अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकते हैं। लेकिन उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है कि वो मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकता है, तो ये गलत हो गया।
यानी इस मामले में देखा जाए तो पावर हाई कोर्ट के पास ज़्यादा हो गई, विस्तारित पावर। केवल पहला वाला ही सही है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट अधिकारिता में अंतर। उच्चतम न्यायालय की रिट अधिकारिता का प्रभाव संपूर्ण भारत में, जबकि उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता का विस्तार संबंधित राज्य की सीमा तक है। देखिए, उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों यानी सुप्रीम कोर्ट केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही रिट जारी कर सकता है, जबकि स्टेट के जो हाई कोर्ट हैं वो मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य विषयों के संदर्भ में भी रिट जारी कर सकते हैं। इसलिए दूसरा वाला गलत है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के विरुद्ध प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण रिट जारी कर सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के विरुद्ध प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट, परंतु उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध ऐसा नहीं कर सकता। अब इनके अंदर क्या है वो अलग से प्रश्न बन जाता है कभी कभी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल किए गए रिट की सुनवाई से इनकार नहीं कर सकता, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा रिट को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जाना संवैधानिक रूप से अनिवार्य नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा वो सीधे, अगर हाई कोर्ट नहीं सुनेगा तो। ठीक है, 15 प्रश्न अटेंड है इसमें, और ये 15 प्रश्न है और अंतिम प्रश्न यही है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में एक और प्रश्न है, इस बार पद से हटाने की प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न है। देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG को पद से हटाने का प्रावधान संविधान में वर्णित नहीं है। वह 65 वर्ष की आयु तक या 5 वर्ष के कार्यकाल जो भी पहले पूरा हो जाए अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, तब तक बने रहेंगे, फिर इस्तीफा दे देंगे। दूसरा वाला गलत यहाँ है, 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के लिए, तो गलत है दूसरा। पहला भी गलत है, क्योंकि उनको पद से हटाने की प्रक्रिया तो वर्णित है ना संविधान में, कैसे हटेंगे ये, या हाई कोर्ट के जज कैसे हटते हैं। सही पूछा, कोई भी सही नहीं है, डी है इसका आंसर। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG को पद से हटाने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 148 में वर्णित है। इसके मुताबिक CAG को उसी तरह से और उन्हीं वजहों से पद से हटाया जा सकता है जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है। CAG को पद से हटाने का तरीका क्या है? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करते हैं और इसके बाद राष्ट्रपति आदेश पारित करके CAG को पद से हटाते हैं। और CAG जो है 65 वर्ष की आयु उनकी होने तक और 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने तक अपने पद पर बने रहते हैं। इनमें से जो भी पहले पूरा हो जाएगा वो चले जाएंगे, यानी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। CAG के बारे में कुछ और अन्य जानकारियाँ। CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। CAG सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। CAG केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सरकारी निगमों के खातों का लेखा परीक्षा करता है। और CAG का वेतन और अन्य सेवा शर्तें संसद तय करती है। ये चारों की चारों लाइन इंपॉर्टेंट हैं, प्रश्न बने हैं, इन पे बनते रहेंगे। चाहे स्टेटमेंट बनाकर पूछ ले और सीधा सीधा पूछ ले कि CAG की नियुक्ति कौन करता है, 4 विकल्प राष्ट्रपति करते हैं। CAG का वेतन और अन्य सेवा शर्तें कौन तय करती है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या संसद? तो संसद तय करती है। 15 प्रश्न थे ये पॉलिटी के, बैक टू बैक 3 टेस्ट अपने पॉलिटी के हो गए हैं। ठीक है, 55 क्वेश्चन कवर किए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, ये किसी भी स्टेट के PCS के लिए। ठीक है, UPSI के लिए। धन्यवाद।